नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सी टेट की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पॉलिटिकल का जो 6th क्लास की पॉलिटिकल है उसका अध्याय नंबर 3 सरकार क्या है उसको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। अध्याय जो तीसरा है, सरकार क्या है। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती है, वे निर्णय कैसे लेती है, अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतांत्रिक सरकार के बीच क्या अंतर है, चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। ये सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? ये सभी कार्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं। अब अभी सरकार का जो काम है, देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना रखना भी। उसकी जिम्मेदारी यह है सुनिश्चित करना कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, यानी कि जो प्रकृति तरफ से कोई मुसीबत आती है, तो जैसे सुनामी आ गई, भूकंप आ गए, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। न्यायालय किसका अंग है? सरकार का ही एक अंग है। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग है: सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल, ये सभी क्या है? ये सरकार के ही अंग है। सरकार के सत्र बताए गए हैं। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकती है कि सरकार ने ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी? दरअसल सरकार अलग अलग सत्रों पर काम करती है: स्थानीय स्तर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। तो प्रश्न आ गया कि जो सरकार के सत्र है वो कितने हैं? 3। स्थानीय स्तर, राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर। स्थानीय स्तर पर का मतलब है आपके गांव, शहर या मोहल्ले से, और राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखें, जैसे हरियाणा या असम की सरकार जैसे पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध है पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जाना जाएगा। सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसी यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करें। उदाहरण के लिए कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों जरूरी है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकती है और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में लोग
लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। तो लोकतंत्र सरकार के अंदर क्या करते हैं, लोग वोट देकर ही अपनी सरकार का निर्माण करते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आभार बताना होता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। एक तो होगा लोकतंत्रीय सरकार जिसके अंदर लोग वोट डालकर सरकार बनाते हैं, दूसरा है राजतंत्रीय सरकार। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजतंत्रीय सरकार में किसके पास शक्ति होती है, राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति राजा या रानी के पास होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार पर नहीं बताने पड़ते और न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। जो उन्होंने निर्णय दे दिया वो फाइनल होता है। अब ये दिया होगा कि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी और निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत है? अपने जवाब के 2 कारण बताइए। लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतंत्र है। भारत कैसा देश है? लोकतंत्र देश। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश है जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के संघर्ष किए। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र क्या होता है? लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर क्या करते हैं? सरकार बनाते हैं। मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही में निशान लगा जाता है, ये तो उसके बारे में बताया गया जब वोट डालते हैं। सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी? अपने शुरुआती दौर में सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब यह था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार ही नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए 1931 में यंग इंडिया लिखते हुए गांधी जी ने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है। तब ये पूछ ले भाई, ये जो गांधी जी द्वारा लिखे गए थे ये कब लिखे गए थे, कौन सी पत्रिका में लिखे गए थे? यंग इंडिया पत्रिका में लिखे गए थे और 1931 में लिखे गए थे ये जो विचार है। लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो ये शब्द थे, ये विचार थे। ये देखते हैं क्या संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकारी आंदोलन कहते हैं। जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो लोकतंत्र के लिए आंदोलनों से क्या कहते हैं? महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। और अंग्रेजी में इसे सरफरेज कहते हैं, सरफरेज मूवमेंट कहते हैं। सरफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। तो सरफरेज का क्या अर्थ होता है? वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी अक्षमता के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन के साथियों ने सभी
महिलाओं के लिए वोट देने अधिकार की मांग की। उनकी आवाज सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल भी पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने अधिकार 1920 में मिला। अब यही पूछ ले भाई, अमेरिका के अंदर औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1920 में मिला। जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। तो विस्तार से पढ़ने का मतलब यही होता है कि कुछ भी उसके अंदर न छूट जाए। अमेरिका के अंदर वोट डालने का अधिकार औरतों को 1920 में और इंग्लैंड में 1928 में। तो इसलिए अंडरलाइन करते चलते हैं ताकि एग्जाम के समय आप इन मोटी मोटी बातों को आप रिवाइज कर सके, क्योंकि पूरा लेसन उस समय नहीं पढ़ा जाएगा। आगे देखते हैं, ये नीचे तालिका दी गई है। अभ्यास ये था, ये लेसन था छोटा सा। इसके अंदर जो मेन चीज आई जो अंडरलाइन की हमने, ये था कि भी 3 स्तर सरकार के बताए गए, स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर। लोकतांत्रिक 2 सरकारें, लोकतांत्रिक और राजतंत्रीय सरकार। फिर इंग्लैंड के अंदर कब वोट डालने का अधिकार मिला औरतों को, और अमेरिका के अंदर कब मिला। तो ये क्वेश्चन थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।